नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 49th डे है और पार्लियामेंट का 9th डे है। और आज का जो टॉपिक है एक ही आर्टिकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज आर्टिकल 108 जिसमें है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बता दूं पहले, ये फीचर जो है ज्वाइंट सीटिंग का, इसको हमने बोरो किया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। ये भी ध्यान रखिएगा। और ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है, ओनली पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ज्वाइंट सीटिंग के कोई प्रोविजंस नहीं है। आर्टिकल 108 108 ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ इन सर्टेन केसेस। यहां पर बोथ का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? ज्वाइंट सीटिंग जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइड किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी क्या होता है? जब दोनों सदन में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में, किसी भी बिल को लेके एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक अर्थात कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई आगे बढ़ रहा है ना कोई पीछे हटने वाला है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जनरली 3 ऐसे सिचुएशंस जो है, 3 सिचुएशंस ऐसे हैं जहां डेडलॉक अराइज हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बिल को लेकर। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाया जा सकता है। मनी बिल है उसके लिए भी ज्वाइंट सीटिंग आप नहीं बुला सकते हैं। तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। 3 ऐसे सिचुएशन है जहां पे डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट होता है, यानी जहां पे ज्वाइंट सीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ती है। इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, सपोज दैट कोई बिल है, लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा जो है उसको अमेंड करना चाहती है या फिर उस बिल पे प्रोसीड नहीं करना चाहती है, तो क्या हुआ? राज्यसभा रिजेक्ट कर रही है कि हम जो है इस बिल पे कोई वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके पास मेजोरिटी नहीं है कि उसको पास करवा पाओ। दूसरा सिचुएशन है, इफ द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल। मतलब दोनों हाउस जो है, एक जो कह रही है अमेंडमेंट करने का, दूसरा कह रही है हमें नहीं करना है, हम वही उसी बिल से प्रोसीड करना चाहते हैं। यहां भी क्या है? डेडलॉक क्रिएट हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो गया। इफ मोर देन 6 months हैव इलैप्स, यानी सपोज दैट लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा जो है 6 month तक कुछ प्रक्रिया यानी कि कुछ भी नहीं कर रही है, तो इस वजह से भी हमें लगता है कि जब राज्यसभा जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो यहां भी डेडलॉक का सिचुएशन जो है क्रिएट हो रहा है। और इन तीनों सिचुएशन में अब पावर किसके पास आ जाता है? प्रेसिडेंट के पास। तो आर्टिकल 108 की मदद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है करंटली, वो समन कर सकती हैं क्या? ज्वाइंट सीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ डिलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन एबीसी बिल जो भी है। लेकिन कोई बिल है जो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गई है और इन द मीनवाइल लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गया, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग समन करने से पहले जो है प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया है, तो फिर वो बिल जो है लैप्स कर जाएगी, हमने देखा था पहले। और इस केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाएगा कौन से सिचुएशन में? कि डिसॉल्व करने से पहले, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करने से पहले प्रेसिडेंट ने ये नोटिफाई कर दिया है कि हम जो है पार्टिकुलर डेट एबीसी को जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाने वाले हैं, यानी कि अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि इस पार्टिकुलर बिल पे जो है हम ज्वाइंट सीटिंग करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से, उनके इंटेंशन से ज्वाइंट सीटिंग के समन करने को जब बोल दिया जाए, तो इस बिल पे पहली बात तो कोई भी हाउस यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा इस बिल पे कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा डिसॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है अपना इंटेंशन कि हम जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाने वाले हैं इस पार्टिकुलर डेट को, तो ज्वाइंट सीटिंग होगा चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो ना हो। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग बुलाने से पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया है, उस केस में बिल जो है लैप्स कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई बिल जो है लोकसभा से पास हो गया है, वो राज्यसभा पहुंची, जो हमारा 17th लोकसभा था उसको डिसॉल्व किया गया था प्रिसाइजली 5 जून 2024 में। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है, उन्होंने ही डिसॉल्व किया था, 5 जून को डिसॉल्व किया था डीएम द्रौपदी मुर्मू ने। प्रिसाइजली 25 मई को, या फिर 1 जून मान लेते हैं, 1 जून को 2024 में ये बोला था कि ये जो बिल है एबीसी फॉर एग्जांपल, उस पे हम ज्वाइंट सीटिंग रखेंगे अगस्त या फिर नवंबर दिसंबर जो भी है अपना डेट, उन्होंने बोल दिया इस पे हम ज्वाइंट सीटिंग रखेंगे। तो जो एबीसी बिल है वो डिसॉल्व होने के बाद भी इस पे ज्वाइंट सीटिंग कराया जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी भी सिचुएशन में उन्होंने 5 जून तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, कोई इंटेंशन भी नहीं बताया है कि एबीसी बिल पे ज्वाइंट सीटिंग कराना है, तो वो बिल जो है अपने आप लैप्स हो जाएगी।
ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। हमने ज्वाइंट सिटिंग बुला दिया। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या हुआ? 543 प्लस 245 मेंबर, यानी कि यहाँ पे राज्यसभा, यहाँ पे लोकसभा, ये मतलब हुआ ज्वाइंट सिटिंग का। तो ज्वाइंट सिटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं? तो पहले होंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि ओम बिरला साहब। इनके एब्सेंस में कौन होगा? तो इनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बट ये पोस्ट जो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का, ये वैकेंट पड़ा हुआ है 2019 से। सपोज दैट ये भी एब्सेंट है, तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तीन इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो हैं ये प्रिसाइड करते हैं। स्पीकर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, बट द डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है 2019 से वैकेंट है, तो स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग पे। अगर मान लीजिए तीनों एब्सेंट है, तो तीनों एब्सेंट है तो मेंबर्स जो भी डिसाइड करेंगे कि इस पार्टिकुलर ए पर्सन को जो है इसको हम ऑथराइज करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो किसी भी सिचुएशन में जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके पास ज्वाइंट सिटिंग में प्रिसाइडिंग ऑथोरिटी नहीं होती है। यानी कि स्पीकर करें, डेप्यूटी स्पीकर करे, डेप्यूटी चेयरमैन करे, एनी अदर मेंबर जो है कंबाइंड मेंबर्स में से उठा के किसी को भी बैठा सकते हैं एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, इस वजह से उनके पास प्रिसाइडिंग ऑथोरिटी नहीं होती है। ज्वाइंट सिटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए यानी कि कोरम चाहिए होता है। कोरम हमने देखा था, कोरम क्या होता है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहां भी वही होगा, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द टू हाउसेस, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा कंबाइंड। दिस केस में 55 प्लस आपको 25, तो यहाँ पे 80 के आसपास जो है कोरम चाहिए होता है, इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ज्वाइंट सिटिंग को जो गवर्न करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट सिटिंग की जो फंक्शनिंग होती है वो होती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग को जो फंक्शन किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा। यानी कि राज्यसभा को दो पावर यहां पे नहीं दिया गया है। एक तो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम ज्वाइंट सिटिंग को गवर्न करेंगे ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ राज्यसभा, ये ध्यान रखिएगा। और ज्वाइंट सिटिंग जो होता है, इसमें क्या चाहिए होती है आपको? सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, यानी कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स बोथ द हाउसेस के प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि ये बिल जो है, ये पर्टिकुलर बिल जो है, ये दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है। होता क्या है जनरली नॉर्मल सिचुएशन में, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के पास 543 मेंबर होते हैं, तो लोकसभा जो है इसमें विन विन सिचुएशन होता है, तो लोकसभा ही जीत जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड दैट अ ज्वाइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस। मतलब ज्वाइंट सिटिंग आप बुला दिए हो तो उस पर्टिकुलर बिल पे बात हुई, कुछ उसमें नया अमेंडमेंट्स नहीं होगा। सिचुएशन अगर दो ऐसे केसेस ना हो तो, एक तो फाइनल जो डिसएग्रीमेंट हुआ है, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा में किस पर्टिकुलर प्रोविजन पे डिसएग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा, दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी, जैसे कोई बिल है उसको 6 महीने पहले लाए थे, बट अभी के सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है हम डालना भूल गए थे, तो उसको हम डाल सकते हैं। क्या हमारे देश में पहले कभी ज्वाइंट सिटिंग हुआ है? जी हुआ है, 3 बार हुआ है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है सिंस 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, तो उसके बाद 3 बार सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ है जहां पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत पड़ी है। सबसे पहली बार डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 के बिल की वजह से 1961 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था। दूसरा, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 में आया था, जिसकी वजह से 1978 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था। और करंट देखा जाए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में आया था, जिसके लिए ज्वाइंट सिटिंग जो है 2002 में बुलाया गया था। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 बिल जो है पास हो गया था लोकसभा से, बट राज्यसभा ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो हमने देखा था इन एबव 3 सिचुएशन, तो पहले सिचुएशन ही है कि अगर राज्यसभा जो दूसरी हाउस है वो रिजेक्ट कर देती है तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे KR नारायणन साहब, उनके पास पावर होता है ज्वाइंट सिटिंग को समन करने का। तो KR नारायणन साहब जो है समन करते हैं क्या? ज्वाइंट सिटिंग। और ये ज्वाइंट सिटिंग जो है हुआ था प्रिसाइजली 26 मार्च को, 26 ऑफ मार्च 2002, आफ्टर पार्लियामेंट अटैक, ये जरूरत पड़ा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल का।
2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद। द बिल वाज पास्ड, अब दोनों कंबाइंड मेंबर बैठ गए हैं, तो इस बिल को पास करने के लिए 425 मेंबर जो है वो फेवर में वोट करते हैं और 296 जो है इसके अगेंस्ट में वोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, मेंबर्स हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कंबाइंड अगर आप काउंट करोगे तो मेजोरिटी है इनके पास, ठीक है। तो इस वजह से प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो है ज्वाइंट सीटिंग की मदद से जो है 2002 में पास करा दिया गया था। अब इन सब पे आधारित जो है एज यूजुअल क्वेश्चन है वो हम करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर, इनके एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन, इनके एब्सेंस में एनी मेंबर्स decided by House. But in any case, chairman of Rajya Sabha do not presides over the joint sitting. Joint sitting of both the houses of parliament is concerned for the election of president of India, no. For the election of vice president, or no. To pass the bill relating to the amendment of constitution, नहीं. Constitution amendment bill के लिए दोनों houses से separately pass होना, ये देखेंगे हम आगे, बहुत जरूरी है। तो ये भी to discuss and pass such a bill where both the houses have different opinion, ठीक है। ordinary bill की बात हो रही है यहाँ पे, यानी only 4. Consider the following statement. The joint sitting of both the houses of parliament in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution, जिसको हमने बोरो किया ऑस्ट्रेलिया से। सही है। First joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in the year 1961. ये देखा था हमने, एक बिल आया था जो डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, उसके तहत 1961 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था। The second joint sitting of both the houses of Indian Parliament was held to pass the Banking Service Commission Repeal Bill 1978 में, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, डी। The first joint sitting of both the houses of Indian Parliament was held in connection with Dowry Abolition Bill, ठीक है। बिल जो आया था 1960 में, बट ज्वाइंट सिटिंग किया गया था 1961 में। A deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting of Parliament during the passage of joint sitting 108 में है। समन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं, ए ओनली। Which of the following expression is appropriate regarding the message to call joint sitting of both the houses under Article 108 of the Constitution of India? So that is intention of president. What will be happened if president summons for a joint session of parliament एंड इन द मीन टाइम लोकसभा डिसॉल्व्स? जैसे मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल भी दिया था कि 17th लोकसभा का अगर डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन बुलाने का जो है बात कर चुके हैं, तो फिर ज्वाइंट सेशन विल बी हेल्ड इन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू एज अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज टू बी पास्ड बाय, तो इट हैज टू बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम आज यही एंड करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है या फिर आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और ये हमारा थीम है अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।